एमपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में सियासी दल जी जान से जुटे हुए हैं और इसी के साथ ही गठबंधन की सियासत भी शुरू हो चुकी है। और इसी कड़ी में आज भोपाल में जेएस प्रतिनिधि मंडल ने पीसीसी चीफ कमलनाथ से मुलाकात की, जबकि जेएस के संरक्षक डॉक्टर हीरालाल अलावा ने कहा कि जेएस अपने दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। एमपी विधानसभा चुनाव 2023 के लिए सियासी दलों ने बिगुल फूंक दिया है। कांग्रेस और बीजेपी के आला नेता हर वर्ग को साधने के लिए अपने अपने प्लान पर तैयारी कर रहे हैं। इसी कड़ी में जोड़ तोड़ की सियासत भी शुरू हो गई। कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे का खेल बिगाड़ने में जुट गए हैं, साथ ही अपनी अपनी फील्डिंग भी सजाने लगे हैं। भोपाल में आज जेएस प्रतिनिधि मंडल ने पीसीसी चीफ कमलनाथ से मुलाकात की। जेएस हमारे साथ है, जेएस हमारे साथ चुनाव लड़ेगी, भविष्य में भी। हम लोग का अलग हुए ही नहीं है। जेएस में हमारे उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे सम्मानित विधायक हैं, तो कहीं ऐसी चर्चा नहीं हुई है कि जेएस के साथी अलग हैं। जेएस के साथ ही हम लोग चुनाव लड़ेंगे, जेएस के लोग हमारे साथ लड़ेंगे चुनाव। देखिए, अभी चुनाव में बहुत समय है, क्या परिस्थितियाँ रहती हैं ये तो अभी से कहा नहीं जा सकता, लेकिन कांग्रेस पार्टी सभी जगह चुनाव लड़ेगी, उसमें जेएस के साथ ही भी चुनाव लड़ेंगी। वहीं बीजेपी ने जेएस को कांग्रेस की बी टीम बताया है। तो जेएस तो वैसे भी उनकी बी टीम थी, पर अगर वो अलग से चुनाव लड़ने की बात कह रही है तो निश्चित रूप से उनको जनता को बताना चाहिए कि कमलनाथ जी के कार्यकाल में से जिस तरह से लूट खसोट वल्लभ भवन दलाली का अड्डा बन गया था, उसको निश्चित रूप से जनता को बताना चाहिए कि इस वजह से वो अलग हो रहे हैं। मध्य प्रदेश की जनता का कांग्रेस से भी विश्वास उठ गया है और इन संगठनों से भी उठ गया। इससे पहले आदिवासी संगठन जेएस ने 80 विधानसभा सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारने का ऐलान किया था। इससे कांग्रेस को बड़ा झटका लगा था, क्योंकि 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सत्ता आदिवासियों के वोट के सहारे ही मिली थी। 47 सीटों में से कांग्रेस को 30 सीटें मिली थी, जिसमें जेएस की अहम भूमिका थी। राजनीति में हमने बातचीत के लिए कमलनाथ जी के समक्ष या अन्य राजनीतिक दल हो, हमारे जो मुद्दे हैं, देखिए हमारी लड़ाई मुद्दों की लड़ाई है। हमने इस लोकतंत्र में वही चीज़ मांगी है आदिवासियों के लिए जो उनको संविधान में दी गई है, और हमारे संवैधानिक अधिकारों को लेकर हमारी जो सबसे बड़ी मांग रही है कि आदिवासी क्षेत्रों में 5वीं अनुसूची, क्योंकि जो अभी प्रशासनिक ढांचा है सामान्य क्षेत्र के हिसाब से आदिवासी इलाकों में प्रशासन के रूल्स एंड रेगुलेशन बने, और यही कारण है कि आज आदिवासी मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश के आदिवासी जेलों में आदिवासी बंद है। इस बात को हमारी महामहिम राष्ट्रपति भी दोहरा चुकी है। तो हमारे मुद्दों की बातों को लेकर, आदिवासियों के अधिकारों की बातों को लेकर हम सभी दलों के साथ में हम बातचीत करेंगे। हमारा संगठन उनसे 1-to-1 चर्चा भी करेंगे। 2023 के एमपी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस आदिवासी संगठन जेएस विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस से गठबंधन करेगा या नहीं, इसका जल्द ही फैसला हो जाएगा। अगर इस बार कांग्रेस को जेएस का साथ मिल जाएगा तो उसकी राह आसान हो जाएगी, जबकि बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो उन्होंने साफ कर दिया है कि जेएस अपनी ताकत से पूरे प्रदेश में संगठन तैयार कर रहा है और इसी को लेकर वो आने वाले समय में आगे भी बढ़ेंगे। हालांकि बातचीत का रास्ता उन्होंने ओपन रखा है, जहां पर मुद्दों पर सहमति बनेगी उसको मद्देनजर रखते हुए जेएस अपना कदम आगे बढ़ाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट मोहसिन के साथ न्यूज़ 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। मध्य प्रदेश के लिए विधानसभा का चुनावी साल है। ऐसे में जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे कई संगठनों का आंदोलन और विरोध भी बढ़ना शुरू हो चुका है। पिछले महीने राजधानी में काड़ी सेना द्वारा किए गए हल्ला बोल के बाद रविवार से भोपाल में भीम आर्मी ने आंदोलन करना शुरू कर दिया है। एमपी विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से ही सियासी पार्टियां अपना जमीन मजबूत करने में जुटी हुई हैं। आज राजधानी भोपाल में भीम आर्मी ने शक्ति प्रदर्शन किया। भेल दशहरा मैदान में महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश भर से हजारों की संख्या में कार्यकर्ता जुटे। रैली के लिए शिवपुरी, विदिशा, शाजापुर, रतलाम, देवास, उज्जैन से लोग पैदल ही भोपाल पहुंचे। रैली को संबोधित करते हुए भीम आर्मी के प्रमुख और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि हम अपने लोगों को जगाने आए हैं। देश को आजाद हुए 70 साल से ज्यादा हो चुका है, लेकिन आज भी हमें बुनियादी चीजों के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। हम तो अपने लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। भाई, देश को आजाद हुए 70 साल से ज्यादा हो गए और देश में लोकतंत्र आए भी 70 साल से ज्यादा हो गए।
आज भी हम अपने ही मुल्क में बुनियादी अधिकारों के लिए लोगों से उम्मीद कर रहे हैं, सरकारों से। न्याय के लिए भी हमें सड़कों पे आंदोलन करना पड़ता है, लाठियां खानी पड़ती है, जेल जाना पड़ता है। अब आप और मुझे और इस प्रदेश की जनता को ये सोचना है कि जो सरकारें उनको बुनियादी अधिकार ही नहीं दे रही, वो उनको आगे बढ़ने के अवसर कहां से प्रदान करेगी। वहीं भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने आरक्षण को लेकर प्रदेश सरकार पर हमला बोला और कहा कि जब बिहार में जातीय जनगणना हो सकती है तो यहाँ क्यों नहीं। पूछना चाहता हूँ कि यहाँ की और केंद्र की सरकार से कि जब बिहार में जातीय जनगणना हो सकती है तो यहाँ क्यों नहीं हो सकती। जब प्रमोशन में रिजर्वेशन का मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पेंडिंग पड़ा है, हाई कोर्ट में पेंडिंग पड़ा है, तो आप SC/ST को छोड़ के बाकी लोगों के प्रमोशन क्यों कर रहे हैं। 52% OBC कब तक 27% की बैसाखियों के साथ खड़ा रहेगा। आपने निकाय चुनाव में पिछड़े वर्ग के लोगों को मजबूर कर दिया कि उनको उनके आरक्षित सीटें ना मिले। जो बेरोजगार नौजवान यहाँ घूम रहा है, जो भर्ती आप करने की बात कर रहे हो, आपने कहा 1 लाख भर देंगे, आप SC/ST OBC के पद उनमें उनकी जो संख्या के अनुपालन के आधार पर कितने दोगे या नहीं दोगे, ये भी सरकार को जवाब देना पड़ेगा। कर्मचारियों को साथ जो अन्याय हो रहा है, यहाँ जो पूरा मध्य प्रदेश में कितने IAS IPS पोस्टिंग पे शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड शेड्यूल ट्राइब के हैं, सरकार को बताना चाहिए। एक नई राजनीतिक दिशा आज मैं जब अपनी बात रखूंगा तब देके जाऊंगा। अगर बीजेपी कांग्रेस उस दिशा पे खड़ी उतर जाए तो आप मुझे बताना। अब हम यहाँ जिनका वोट है उनका भी राज भी है, इसलिए हम तैयारी हम यहाँ मध्य प्रदेश में कर रहे हैं। आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद रावण के आह्वान पर भोपाल में आरक्षण बचाओ के पक्ष में महाशक्ति प्रदर्शन किया गया। इस आयोजन को मध्य प्रदेश में नवंबर में होने वाले चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि भीम आर्मी संगठन 2023 के विधानसभा चुनाव में एक मोर्चा बनाकर चुनाव मैदान में उतर सकता है। 2023 की तैयारी इस मंच से कर रहे हैं और यहाँ पर चुनाव उनकी पार्टी लड़ेगी। कैमरामैन मनीष सिंगर के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। छत्तीसगढ़ में आरक्षण विवाद के बीच अचानक राज्यपाल को बदल दिया गया, जिसको लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ने राजभवन को राजनीति का अखाड़ा बना दिया, जबकि बीजेपी का कहना है कि राज्यपाल के ट्रांसफर को रूटीन प्रक्रिया बताया। छत्तीसगढ़ में आरक्षण विवाद के बीच राज्यपाल अनुसुईया उइके को छत्तीसगढ़ से हटाकर अब उन्हें मणिपुर का राज्यपाल बना दिया गया है, जिस पर सियासत तेज हो गई है। प्रदेश के सीएम भूपेश बघेल ने आरक्षण विधेयक पर हस्ताक्षर को लेकर अनुसुईया उइके के बहाने बीजेपी पर निशाना साधा। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी के लोगों ने राजभवन को राजनीति का अखाड़ा बना दिया है, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हाँ, तो उन्होंने कहा ना कि 1 घंटे के भीतर में हस्ताक्षर कर दूंगी। ये तो बयान आया था, मीडियम भी आया था और मुझे भी बोली थी, लेकिन उसके बाद जो एकात्म परिसर से जो पर्ची आती गई और उसके बाद बहुत भद्र महिला है, सीधी सादी है, सरल महिला है। मैं तो उस दिन भी बोला था मेरी बड़ी बहन जैसी है, और लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोग राजभवन को राजनीति का अखाड़ा केंद्र बना देते, वो बेहद दुर्भाग्यजनक है। वहीं प्रदेश में राज्यपाल के बदलाव पर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने कहा, संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्ति को संविधान के अनुसार कार्य करना चाहिए। जाते आते राज्यपाल से मेरा निवेदन है, आरक्षण विधेयक पर हस्ताक्षर कर दें। नए राज्यपाल आएंगे तो उन्हें समझने में समय लगेगा। छत्तीसगढ़ की जनता को उनके हक और अधिकार समय पर मिलना चाहिए। संवैधानिक पदों में बैठे कोई भी व्यक्ति हो, संविधान के अनुसार कार्य करना चाहिए। किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, सभी को समान दृष्टि से देखना चाहिए, मेरा व्यक्तिगत मानना है। महामहिम राज्यपाल महोदय से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, जाते जाते जो उनके कहे अनुसार छत्तीसगढ़ की माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने जो आरक्षण विधेयक पास किया उस पर हस्ताक्षर कर दे, मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ। यदि नहीं करती हैं, जो नए आए हैं उनसे क्या उम्मीद है? नए आएंगे, नए राज्यपाल, उनको समझने में समय लगेगा, जिससे छत्तीसगढ़ के युवाओं को, यहाँ के बेरोजगारों को, यहाँ की जनता को हक और अधिकार समय पे मिलना चाहिएगा, वो विलम्ब हो जाएगा। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने राज्यपाल के ट्रांसफर को रूटीन प्रक्रिया बताया है। देखिए, आरक्षण का जहां तक विषय है, हम लगातार इस बात को कहते रहे हैं कि राज्य सरकार, कांग्रेस की सरकार आरक्षण के मामले पे केवल और केवल राजनीति कर रही है। आरक्षण देने की उनकी नीयत नहीं है। राज्यपाल के जहां तक ट्रांसफर का प्रश्न है,
13 राज्यपालों के ट्रांसफर हुए हैं, तो ये एक तरह से बड़ा सामूहिक निर्णय है, किसी पर्टिकुलर विषय पर नहीं है। राज्यपाल एक संवैधानिक पद है। भूपेश बघेल जी को ये पता होना चाहिए कि वो संवैधानिक पद है, स्वतंत्र रूप से काम करने वाली वो संवैधानिक संस्था है। राज्य सरकार ने 1 दिसंबर 2022 को विशेष सत्र बुलाकर आरक्षण संशोधन विधेयक को पास कर दिया है। इसके बावजूद आज तक आरक्षण संशोधन विधेयक बिल राजभवन में अटका हुआ है। इस बीच राज्यपाल बदले जाने को लेकर प्रदेश की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। छत्तीसगढ़ में नक्सली लगातार बीजेपी नेताओं की हत्या कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में ही 4 नेताओं की हत्या की जा चुकी है। इसमें बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष भी शामिल हैं, जिसको लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए इसे टारगेट किलिंग बता रहे हैं। जबकि सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में नक्सली हमले में कमी आई है। छत्तीसगढ़ में लगातार बीजेपी नेताओं की हत्या से सियासत गर्मा गई है। नक्सली हमले में मारे गए नेताओं को लेकर बीजेपी ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने यहां तक कह दिया कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की टारगेट किलिंग कराई जा रही है और कांग्रेस प्रशासन का राजनीतिकरण करके इसे करा रही है। और कल रात में हमारे एक पूर्व सरपंच हितामेटा गांव के दंतेवाड़ा जिला के रामधर अलामी, ये 1 महीने में 4थी हत्या हमारे कार्यकर्ता की हुई है। मेरा स्पष्ट कहना है कि यह टारगेट किलिंग है, कांग्रेस का षड्यंत्र है। कांग्रेस की जिस प्रकार से जमीन खिसक रही है, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सक्रियता बढ़ रही है, कांग्रेस पार्टी अब छत्तीसगढ़ को रक्त रंजित करने में तुली हुई है। वहीं बीजेपी के आरोपों पर सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में नक्सली हमले में कमी आई है। नक्सली पीछे हटे हैं, इसमें कोई शक नहीं। अब पहले वो हमला करते थे सामूहिक रूप से, अब उसने अपनी रणनीति बदली है कि घर में जाओ और किसी गोली मार के आ जाओ या उसकी हत्या करके आ जाओ। तो इसका मतलब ये है कि उसकी ताकत कम हुई है, कमज़ोर हुए हैं और सिमट भी गया है। आप रिकॉर्ड निकाल के देखेंगे कि लगभग 600 गांव हमने नक्सलियों को खाली कराया है। ये हमारे वीर बहादुर जवानों की ताकत है और हमारी रणनीति है, हमारी नीतियां जो है उसके कारण से 300 स्कूल फिर से प्रारंभ किए हैं, जो स्कूल भारतीय जनता पार्टी शासनकाल में बंद हो गया था। वहीं दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने पूर्व सरपंच को अगवा कर उसको मौत के घाट उतार दिया। मृतक का नाम रामधर अलामी है, जो पिछले कई सालों से बीजेपी से जुड़ा हुआ था। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि मुखबिरी के शक में पूर्व सरपंच को नक्सलियों ने मौत के घाट उतारा है। फरवरी 2023 को ग्राम हितामेटा निवासी थाना बारसूर अंतर्गत रामधर अलामी देवी कार्य से बारसूर ओरछा के सीमावर्ती गांव तुलतुली गए हुए थे। दिनांक 11 फरवरी को वापसी के दौरान लगभग 4 साढ़े 4 के बीच अज्ञात वर्दीधारी एवं हथियारबंद नक्सलियों के द्वारा उनकी कुल्हाड़ी से हत्या कर दी गई। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद हमेशा से मुद्दा रहा है, लेकिन नक्सलवाद को लेकर सियासी पार्टियां आरोप प्रत्यारोपों से ऊपर उठकर कभी इसका हल ढूंढने की कोशिश नहीं की, जिसकी वजह से आए दिन नक्सली घटनाएं आम बात हो गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री एक बार फिर सुर्खियों में हैं। 13 से 18 फरवरी तक बागेश्वर में महायज्ञ और कथा का आयोजन होने जा रहा है, जिसके लिए बागेश्वर धाम में भव्य तैयारियां की जा रही हैं, जिसमें कई वीवीआईपी और वीआईपी के शामिल होने की खबर है। क्या कुछ हलचल है बागेश्वर धाम में, जानिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। सजने लगा है बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम में बनाया जा रहा हेलीपैड, रोड रोलर से बनाई जा रही सड़क, 13 से 18 फरवरी तक बागेश्वर धाम में महायज्ञ।
121 जोड़ों की रचाई जाएगी शादी। शादी का सारा खर्चा उठाएंगी बागेश्वर सरकार। बागेश्वर धाम में शादी की तैयारियां जोरों पर। फरवरी को महाशिवरात्रि के पर्व पर बागेश्वर धाम में आयोजित चतुर्थ विशाल 121 गरीब कन्याओं के सामूहिक विवाह कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर हैं। इस सामूहिक विवाह में 121 वर वधू के जोड़े एक साथ 7 फेरे लेंगे। बागेश्वर धाम सरकार पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की ओर से कन्याओं के विवाह के पूर्व वर और वधू पक्ष को वैवाहिक वस्त्र उपलब्ध कराए गए हैं, जिसमें दूल्हे को शेरवानी और दुल्हन को लहंगे दिए गए हैं। 121 गरीब कन्या अपनी शादी को लेकर काफी खुश हैं, तो वहीं इस शादी को लेकर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक पिता की तरह उनके लिए सारी व्यवस्थाएं की हैं और काफी सारा दान दहेज भी महाराज की तरफ से दिया जा रहा है। इन 121 चयनित जोड़ों को काफी जांच पड़ताल के बाद चयनित किया गया है। लगभग 500 आवेदनों में से 121 वधुओं के चयन के लिए उन कन्याओं को प्राथमिकता दी गई है जिनके या तो माता पिता दोनों ही नहीं हैं या फिर जिनके माता या पिता नहीं हैं, उन्हें पहली प्राथमिकता दी गई है। बागेश्वर धाम आश्रम में महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर चतुर्थ विशाल कन्या विवाह महोत्सव 13 से 19 फरवरी तक आयोजित होने जा रहा है, जिसमें सभी विश्व के सनातन धर्म प्रेमी कार्यक्रम में शामिल हों और वर वधू को आशीर्वाद प्रदान करें। 13 फरवरी से 19 फरवरी तक आयोजित कार्यक्रम में रासलीला, 13 से 17 फरवरी तक मां अन्नपूर्णा महायज्ञ, 15 से 19 फरवरी तक श्री हनुमंत कथा, 18 फरवरी 2023 महाशिवरात्रि के पर्व पर कन्या विवाह सम्मेलन। बागेश्वर धाम में आयोजित हो रहे इस विशाल कन्या विवाह महोत्सव की व्यापक तैयारी चल रही है। यहाँ कई वीआईपी आएंगे, जिसके लिए हेलीपैड भी बनाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि कार्यक्रम में सीएम शिवराज भी शामिल होंगे, जिसको लेकर अलर्ट है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नर्मदापुरम से बड़ी खबर की बात करते हैं। प्रार्थना स्थल पर आग लगने की कोशिश हुई है। असामाजिक तत्वों ने शरारत की है, खिड़की तोड़कर अंदर घुसे हैं शरारती तत्व। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस पहुंची। पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है। देखिए, आज ये चौकीपुरा गांव में एक प्रार्थना स्थल है जहां प्रार्थना की जाती है हर रविवार को। पिछले रविवार यहाँ प्रार्थना की गई थी, उसके बाद से ये बंद रह रहा था। तो आज इनके जो देखभाल करने वाले हैं उन्होंने आज देखा इसमें, तो अंदर कुछ जगह आग लगाई हुई थी और किसी ने साइड की जो खिड़की है वहाँ की जाली को काट के अंदर घुस के यहाँ आग लगाने का प्रयास किया है। घटना के संबंध में एफआईआर कायम कर ली गई है और विस्तृत विवेचना जारी है। और ज्यादा जानकारी के लिए शैलेंद्र कौरव हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, क्या जानकारी है इस पूरे मामले में, बताइए। जी ऋतु, केसला ब्लॉक के चौकीपुरा गांव का पूरा मामला है। अचानक सूचना आई थी कि एक प्रार्थना स्थल पर कुछ अज्ञात लोगों द्वारा आग लगाने का प्रयास किया गया था। पुलिस की टीम को जैसे ही सूचना मिली तो एसपी डॉक्टर गुरकरण सिंह सहित जो तमाम पुलिस अमला है मौके पर पहुंचा और घटना की जांच शुरू कर दी है। अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ आगजनी का मामला दर्ज करके पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि शीघ्र ही आरोपी पकड़ लिए जाएंगे। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। रायपुर से बड़ी खबर है। ओडिशा के स्वास्थ्य मंत्री की हत्या का यह मामला है। आरोपी एसआई गोपाल दास को लाया गया है रायपुर। ओडिशा पुलिस ले गई थी नार्को टेस्ट के लिए भोपाल। आरोपी एएसआई को लेकर पुलिस झारसुगुड़ा के लिए रवाना हो चुकी है। कड़ी सुरक्षा में सड़क मार्ग से लेकर पुलिस रवाना हुई है। 9 फरवरी को तीसरी बार पुलिस ने रिमांड पर लिया था। कल रिमांड की अवधि
आरोपी एएसआई गोपाल दास को रायपुर लाया गया है। ओडिशा पुलिस ने, आपको बता दें, ले गई थी नार्को टेस्ट के लिए भोपाल। आरोपी एएसआई को लेकर पुलिस झारसुगुड़ा के लिए रवाना हो चुकी है। कड़ी सुरक्षा के बीच सड़क मार्ग से लेकर पुलिस रवाना हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए युगल हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, आरोपी एएसआई गोपाल दास को रायपुर लाया गया है, नार्को टेस्ट भी हो चुका है, अब क्या ज्यादा अपडेट? जी देखिए, नार्को टेस्ट के लिए उसे भोपाल ले जाया गया था। उसके बाद सीधा फ्लाइट से रायपुर, जो उड़ीसा की पुलिस है, वो लेकर के यहाँ पर पहुंची है और यहाँ से सड़क मार्ग से होते हुए झारसुगुड़ा के लिए रवाना हुई है। और ये बताना लाजमी है कि 5 दिन का उन्हें रिमांड लिया गया था। 9 फरवरी को भी तीसरी बार उन्हें रिमांड है वो लिया गया था। कल रिमांड की अवधि समाप्त हो रही है, इसलिए कल हर हाल में जो उड़ीसा पुलिस है उसे कोर्ट के समक्ष पेश करना होगा। जो झारसुगुड़ा JMFC कोर्ट से रिमांड पर लेकर के नार्को टेस्ट के लिए उड़ीसा की पुलिस से ले गई थी। कड़ी सुरक्षा के बीच आज रायपुर एयरपोर्ट पर उतरे और यहाँ से सीधा सड़क मार्ग से होते हुए झारसुगुड़ा के लिए रवाना किया गया है। ये वही जो एएसआई है गोपाल दास, जिसने वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री की जघन्य हत्या की है और पूरे मामले की जांच है ओडिशा जो पुलिस है, झारसुगुड़ा पुलिस कर रही है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया युगल। गुना से बड़ी खबर की बात करते हैं। निजी स्कूल में फेयरवेल पार्टी के दौरान फायरिंग हुई है। एक छात्रों ने स्कूल में पार्टी के दौरान फायरिंग की। घटना में एक छात्रा जख्मी हुई है, हाथ में छर्रे लगे हैं। लड़की को प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। लड़की से बात करने का दबाव बना रहा था लड़का, इसी दौरान लड़के ने फायर कर दिया। नजूल कॉलोनी के निजी स्कूल की घटना आपको बता रहे हैं। निजी स्कूल में फेयरवेल पार्टी के दौरान ये घटना घटित हुई है, जिसमें लड़का बात करने के लिए दबाव बना रहा था। लड़की ने जब बात नहीं की तो लड़के ने फायर कर दिया और जो छर्रे हैं लड़की को लगे हैं और फिलहाल अस्पताल में, निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और पूछताछ इस मामले में जारी है। घटना में छात्रा जख्मी हुई है, हाथ में छर्रे लगे हैं, अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बाहर तो मैं देखने के लिए गई, खाना खाने के लिए थाली लगाई थी। थाली लगाई, इतने में वो आके और मुझ पे बंदूक चला दी उसने। कौन था, क्या नाम जानती हैं आप? हाँ। क्या नाम? राहुल कुमार। कहाँ रहते हैं वो? शहरों के रहता। स्कूल में ही पढ़ता आपके में? अचानक क्या वो एकदम गोली चला दी, मार बुला के? वो मुझसे जबरदस्ती बात करना चाहता है, मुझे नहीं करना उसके साथ बात, तो जबरदस्ती करना चाहता है कि तुम तो मुझसे बात कर। सुकमा से बड़ी खबर है। राज्यपाल अनुसुईया उइके को हटाने पर तंज कसा गया है। आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने चुटकी ली है। दंतेश्वरी मां का आशीर्वाद लेकर पदयात्रा निकली है। पदयात्रा रायपुर पहुंचते ही हटाई गई है। राज्यपाल मां दंतेश्वरी के आशीर्वाद में बहुत ताकत है, लखमा ने बयान दिया। आदिवासियों की आवाज में बहुत ताकत है। विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर मैं लड़ा। हमारे गांव के वेकों का कोया समाज का नेता दंतेवाड़ा से दर्शन करके राज्यपाल तक ज्ञापन सौंपने गया। अरे हमारा पद यात्रा पहुंचे, जैसा रायपुर में पहुंचे राज्यपाल मोदे आट गई। ये माँ दंतेश्वरी का आशीर्वाद इतना ताकत है, आदिवासी लोगों का इतना ताकत है। मैं भी सलवा जुड़ूम का लड़ाई लड़ा। मैं सलवा जुड़ूम, रमन सिंह सरकार आ रहा, सलवा जुड़ूम में लड़ाई में जीती। शिवपुरी से बड़ी खबर है। विकास यात्रा के दौरान एक्शन में विधायक दिखे हैं। आंगनबाड़ी से दबंग का कब्जा हटवाया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सौंपी है बिल्डिंग। विकास यात्रा पर बड़ोघरा गांव पहुंचे थे विधायक। विकास यात्रा के दौरान एक्शन में दिखे विधायक। आंगनबाड़ी से दबंग का कब्जा हटवाया गया है। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही।